नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। पता ही है, भारत एक फूलों का गुलदस्ता है। और जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, उसी तरह से यहाँ 7 कलर नहीं, यहाँ सैकड़ों कलर के लोग हैं। सबका अपना अपना मत है और सब भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। आजकल देश में एक अलग माहौल चला हुआ है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा मनुस्मृति लागू करना चाहती है और मनुस्मृति के सहारे देश चलाना चाहती है। भक्त भी यही चाहते हैं कि मनुस्मृति के सहारे देश चले, जो लोगों का कहना है। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, मेरे साथ बने रहें। मैं आज साबित कर दूंगा कि देश मनुस्मृति से चल रहा है या नॉर्मल एक प्रजातंत्र है। तो मेरे साथ बने रहें। मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुस्मृति में 12 अध्याय है और 2684 26 से 84 श्लोक है। और कुछ अलग संस्करण है जिसमें 2964 है। अलग अलग होते हैं संस्करण को, हिंदी इंग्लिश अलग, संस्कृत बना हुआ है, संस्कृत का अलग। तो ये श्लोक बने हुए हैं और इसमें अलग अलग दिया गया है कि भाई मनुस्मृति में जीने का तरीका सिखाया गया है हिंदू धर्म को। चाहे मानव के लिए जब बनाया गया था, मानव जाति के लिए बनाया गया था, लोगों ने सोच समझ के बनाया होगा। तो उसमें अलग अलग तरीका दिया गया है कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत विधि, मतलब पूरा जो नियम दिया गया है 12-13 नियम है। जो 12 अध्याय बताए ना, 12 अध्याय में सब में अलग अलग है। जगत की उत्पत्ति पहला अध्याय है, संस्कार विधि है, स्नान, दरादिगमन, विवाह, लक्ष्मण, मतलब ये सारे लंबे चौड़े हैं। आप ये देख लो, यहाँ लगा रहा हूँ, ये सब दिया गया है। उसमें राजा का सिद्धांत, राजा के बारे में भी बताया गया है। हालांकि हमारा देश में राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है और मोदी जी राजा भी नहीं है। तो कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो हमारे भक्त है वो उनको राजा ही मानता है। आप कहीं भी वीडियो देखते हो, बोलते हैं कि देश में पहला हिंदू राजा आया है जो हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, वो बार बार बोलते हैं। तो अगर हम राजा ही मान लें मोदी साहब को, तो राजा में जो गुण होने चाहिए, मनुस्मृति में लिखा है कि राजा में क्या गुण होना चाहिए, वो है कि नहीं, वो हम जानना चाहते हैं। कि जितने भी मनुस्मृति में राजा के बारे में बताया गया, वो मोदी जी के साथ कितना टैली करता है। मनुस्मृति के अनुसार ऐसा राजा इंद्र अथवा विद्युत के समान ईश्वर करता, मतलब बिल्कुल इंद्र के समान और बिजली के समान कहा है। पवन के समान सबके प्राणवत, यानी सबका जीवन दायिनी, प्रिय तथा हृदय की बात जानने वाला। अब सब सोचते रहना कि प्रिय है कि नहीं है, हृदय की बात जानते हैं कि नहीं जानते, वो सब देखते रहो। यम के समान पक्षपात रहित न्यायाधीश, यानी यम के समान, यमदूत के समान, न्याय बराबर, भेदभाव नहीं। ये नहीं किसी का प्राण हर लिया। न्यायाधीश हो गया। सूरज के समान न्याय, सबको समान धूप, सूरज कोई भेदभाव नहीं करते, सबके ऊपर समान रूप से धूप। धर्म तथा विद्या का प्रकाश, उनके पास धर्म और विद्या का प्रकाश फैला है चारों तरफ। अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, बिल्कुल अगर कोई दुष्ट है तो उसको जला के राख कर देना है, जैसे आग करता है। वरुण के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला और चंद्र के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला तथा कुबेर के समान कोष भरने वाला होना चाहिए। यह है कि अब पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके कोष में पैसे भरा रहना चाहिए, देश बेच के नहीं। तो ये तो एक है नॉर्मल। तो उनके आधार पे जो बताया है, 14 गुण बताए हैं राजा के। 14। पहला गुण जो बताया है वह शस्त्र, धन, सेना, जल आदि से परिपूर्ण पर्वतीय दुर्ग में हर प्रकार से सुरक्षित निवास करे ताकि वह शत्रुओं से बच सके। मतलब उसके पास पूरा औजार होना चाहिए, शस्त्र होने चाहिए, धन होने चाहिए, धान न होने चाहिए, सेना, जल आदि से परिपूर्ण पर्वतीय दुर्ग, चट्टान जैसे किले के अंदर होना चाहिए, इतना सुरक्षित वहाँ कोई शत्रु पहुंच न सके और उसकी रक्षा हो सके। हर राजा यही करता है, बड़े बड़े पहाड़ी के ऊपर किला बनाया, सब कुछ। हमारा राजा भी, हमारे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई घुस नहीं सकता। लेकिन अभी वाला जो किला बन रहा है, जिसका सब विरोध कर रहे हैं, सेंट्रल विस्ता, वो अवैध दुर्ग के समान ही होगा।
प्रधानमंत्री ऑफिस के सामने से जहाँ घर है उनका, वहाँ से गाड़ियाँ आती जाती है और चारों तरफ रोड पे पुलिस खड़े रहते हैं, सुरक्षा बल। ये जो बन रहा है सेंट्रल विस्टा, उसमें प्रधानमंत्री का आवास कहीं और होगा, वो ज़्यादा सुरक्षित होगा। तो ये तो मैच कर रहा है, बिल्कुल राजा की तरह दुर्ग बन रहा है। पहला नंबर, राजा स्वजातीय व सर्वगुण संपन्न स्त्री से विवाह करे। तो बढ़िया स्त्री से विवाह करना है जिसको सब कुछ मालूम है, सर्वगुण संपन्न हो और स्वजातीय हो। इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप सबको पता ही है कि उन्होंने काफ़ी दिनों तक छुपा के रखा, किसी को पता ही नहीं था। और बाद पहले नाटक करते रहे। ये सुनिए क्या कहा है उन्होंने खुद अपने मुंह से। आप संन्यास की बात करते हैं, लेकिन मैंने सुना कि जब आप गुजरात में जाते हैं तो लड़कियां अपने गाल आगे कर देती हैं, वहां पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। अब उन बच्चों को मेरी ज़िंदगी का पता नहीं है और मांगते हैं ऑटोग्राफ अलग अलग, जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं। अब उनको लगता है कि बच्चों को लगता है कि गाल पर करेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि आज मोदी जी के हस्ताक्षर मेरे गाल पे है, तो दुनिया को दिखाने के लिए उनको अपना भाल पे या गाल पे या हाथ पे वो करवा देते हैं बच्चे। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। उसके बाद अचानक 2014 में पता चला कि वो शादीशुदा है, तो खुद ही अपने कॉलम में लिखे। ये भी सुनिए। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने अपने हलफनामे में खुद को शादीशुदा बताकर यह खुलासा किया है कि उनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन है। मोदी ने वडोदरा लोकसभा सीट के लिए अपने नॉमिनेशन के साथ दाखिल किए गए हलफनामे में पहली बार खुद को शादीशुदा होने की बात मानी है। मोदी अभी तक पत्नी के बारे में जानकारी देने वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया करते थे। मोदी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में ये कॉलम खाली छोड़ दिया था। तो इसमें हम कुछ बता नहीं सकते राजा के पास शादीशुदा है कि नहीं है। वो तो है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि है, अभी है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, ये आपको देखना है। राजा समय समय पर यज्ञ का आयोजन करे और ब्राह्मणों को दान करे। ये तो राजा खूब कर रहा है। राजा 3 में से 2 पॉइंट मैच कर गया। राजा ब्राह्मणों को खूब दान कर रहा है, ब्राह्मणों को खुली छूट दे रखा है। ब्राह्मण खूब हंगामा कर रहे हैं, धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे रायपुर में, चाहे कहीं पर हो, और ब्राह्मण को खुली छूट मिली हुई है। और दान भी कर रहे हैं, खूब जगह जगह जाके मंदिर बना रहे हैं। प्रजा से कर असूली ईमानदार एवं योग्य कर्मचारियों के द्वारा किया जाना चाहिए। प्रजा के साथ राजा का संबंध पिता पुत्र की तरह होना चाहिए। अब आपको सोचिए कि आपके साथ ईमानदारी से कर वसूला जा रहा है, आपको टैक्स ईमानदारी से लिया जा रहा है क्या? आपका संबंध पिता पुत्र की तरह है क्या? तो ये इस पे आपको देखना है। ये मैच किया तो ये मनुस्मृति से मैच नहीं करता है। मोदी जी का उल्टा है, यहाँ ज़बरदस्ती कर ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पेट्रोल पे ले रहे हैं, सब कुछ पे ले रहे हैं, जब मर्जी। तो जीएसटी का रेट चाहे कुछ भी देख लीजिए, कर में तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं। तो इसमें मनुस्मृति लागू नहीं होता है मोदी जी के लिए। इसमें जो 5वां है वो है राजा को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध में मृत्यु से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो हमारा राजा युद्ध की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपको सोचना है। आर्म्स तो खरीदे जा रहे हैं खूब बढ़ चढ़ के, बड़े बड़े जहाज खरीदे जा रहे हैं एयरफोर्स के लिए, और फैक्ट्री लगाने की भी बात हो रही है, और गलत आदमी के हाथ में भी दिया गया अनिल अंबानी के। तो वो सब तो अलग है, चूक होती रहती है, वो आपको सोचना है। 6वां पॉइंट है विभिन्न राजकीय कार्यों के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। तो वो किया हुआ है, हर काम के लिए उन्होंने अलग अलग अधिकारी रखा हुआ है और बहुत सोच समझ के सारे अपने लोगों को बैठा रखे। आपको पता ही है, जहाँ पर भी, चाहे चुनाव आयोग के लिए भी आप लोग लगाते हो कि वहाँ भी अपना आदमी, सीबीआई ईडी सब जगह अपना आदमी, कार्यकाल भी बढ़ा देते हैं। तो ये तो 6ठा बिल्कुल मैच कर रहा है राजा के हिसाब से कि अपने हिसाब से अधिकारी नियुक्त करके रखा हुआ है। राजा को विस्तारवादी नीति अपनाना चाहिए, यानी अपने देश की सीमा को बढ़ाना है। कब्जा करके जैसे करके बढ़ाइए, जैसे पुराने ज़माने में राजा जाते थे अटैक करके ज़मीन कब्जाते थे। तो विस्तारवादी नीति अपनाना चाहिए। ये हमारा उल्टा चल रहा है,
हमारे राजा के ऊपर दूसरे लोग आके आक्रमण करके, चाइना हमारा ज़मीन कब्जा कर रहा, पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, चाहे जो भी हुआ, उसमें हमारा भी जहाज़ गिरा, हमारा पायलट पकड़ा और जीत हमारी हो गई, ये मुझे हजम नहीं होता। हमारे ही जहाज़ को मार दिया, हमने उसका एक मार दिया, हमारा हेलीकॉप्टर भी गिरा, हमारे पायलट को पकड़ लिया और जीत हमारी हो गई। पाकिस्तान वही है, आतंक उससे ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद कितना लोग मरे, कितने सैनिक मरे, तो वो विस्तारवादी हमें अभी इसमें तो मैच नहीं कर रहा है, मनुस्मृति से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ हम फेल हो रहे हैं, हमारा राजा यहाँ फेल हो रहा है। अपने सैन्य बल एवं बहादुरी का सदैव प्रदर्शन करना चाहिए, ये खूब करते रहते हैं। सैनिकों का दिखावा करते रहना चाहिए कि हमारे पास खूब सेना है, सब कुछ है, बम गोला बारूद का प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। इसके बाद है 9 नंबर, गोपनीय बातों की गोपनीय बरकरार रखना चाहिए। जो छुपी हुई बात है बिल्कुल छुपा के रखना चाहिए, किसी को देना नहीं है, बताना नहीं है। शत्रुओं की योजनाओं को समझने के लिए मजबूत गुप्तचर व्यवस्था रखनी चाहिए। तो जो एकदम प्राइवेट बात है वो किसी को बताना नहीं है, छुपा के रखना है। और जासूस एकदम तगड़ा लगाना है, पेगासस की तरह। शत्रु क्या कर रहे हैं, इसलिए हर शत्रु पे उनको नज़र रखना है। राजा का काम है कि नहीं रखोगे तो पता कैसे चलेगा। तो एक एक शत्रुओं की जो जितने भी कार्यवाही है उस पर नज़र रखनी है और पैनी नज़र रखनी है। तो ये काम हमारा राजा कर रहा है। 9 नंबर, अपने मंत्रियों को सदैव विश्वास में रखना चाहिए। ये बिल्कुल है, सदा विश्वास में है। 303 MP है। आप लोग कह रहे थे कि मोदी जी का कोई खिलाफ क्यों नहीं कर रहा है। किसी की हिम्मत है मुंह खोल के बोल दे, कोई भी MP कभी विरोध किया नहीं किया। अभी इधर वरुण गांधी बोलने लगे, बाकी कोई बोला नहीं। तो वो ये सोच के बोल रहे हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, तो मंत्री की बात नहीं रही। सुब्रमण्यम स्वामी भी बोल रहे हैं, तो उनको अगर मंत्री बना दिया होता तो वो नहीं बोलते। तो वो भी बोल रहे हैं आजकल, इसलिए बोल रहे हैं कि उनको लालच आ गया, बाकी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। तो ये बिल्कुल विश्वास में लिया हुआ उन्होंने अपने मंत्रियों को भी, MP MPLA सबको भी। राजा सदैव सतर्क रहे, तो वो हमेशा सतर्क रहते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते मोदी जी। अविश्वसनीय पर बिल्कुल विश्वास न करें। जिस पर भरोसा नहीं कर सकते उस पर तो बिल्कुल नहीं करना है, और जो विश्वास वाले हैं उसके ऊपर भी पैनी नजर रखनी है। रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, जिनको हटा दिए गए मंत्री लोगों को, ऐसे नहीं हटाए गए, उनके ऊपर कुछ नज़र नहीं होगी जासूस की। तो जो विश्वास वाला है उनके ऊपर भी नज़र रखनी है। तो ये बिल्कुल 11 नंबर मैच करता है। राजा को राज्य की रक्षा तथा शत्रु के विनाश के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो राज्य की रक्षा और शत्रु के विनाश का आपको देखना है, हमारे राज्य की कितनी रक्षा हो रही है, शत्रु की कितना विनाश हो रहा है। क्या चुपके चुपके तैयारी चल रही है मुझे नहीं पता, इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। जो 13 नंबर कहता है, राजा को अपने कर्मचारियों अधिकारियों के आचरण की जांच करते रहना चाहिए, गलत पाने पर उनको पदमुक्त कर देना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा है। बहुत सारे कर्मचारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, बहुत सारे लोगों के ऊपर हुआ, उनको अभी तक बचा के रखा गया। और राजा बनने से पहले जब वो मुख्यमंत्री थे, वो राजा नहीं थे, उस समय राजा नहीं थे। मोदी जी के बारे में जो जितना मैं जानता हूँ, तो 2014 से पहले, प्रधानमंत्री से बनने से पहले राजा नहीं थे। उनको जनता की बहुत फिक्र थी। वो जनता को, दूसरा राजा अगर टैक्स ज़्यादा ले रहा था उस पर परेशानी हो रही थी, दाम महंगाई पे परेशानी था, पेट्रोल के लिए हंगामा करते थे, डॉलर के लिए करते थे, काले धन, पता नहीं क्या क्या मुद्दे थे। पुराने वीडियो देखिएगा, हम इतना नहीं लगा रहे यहाँ पर, ये थोड़ा सा है, देखिए जरा ये क्या करें। ये आधार कार्ड को लेकर के केंद्र सरकार के सारे महाशय मुझे मिलने आए थे। मैंने उनको सैकड़ों सवाल पूछे थे, 2-2 घंटे तक मैंने चर्चा की थी, और ये मुझे जवाब नहीं दे पाए थे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है। ये उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, केस चल रहे हैं। इन्होंने कहा भी था कि हम 100 दिन में सबको जांच करके एकदम खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरे पार्टी के जो भ्रष्ट थे वो भी भाजपा में ज्वाइन कर लिए। 14 नंबर कहता है राजा को मृदुभाषी होना चाहिए। तो ये तो है, हमारा राजा बहुत मृदुभाषी है। जब तक 2014 से पहले वो मृदुभाषी नहीं थे, बड़े गुस्सा हो जाता था उनको हर बात पे, और गुस्सा होकर कुछ भी बोलने लगते थे। जब तक राजा नहीं बने थे वो तुरंत 1 मिनट में पाकिस्तान को लव लेटर वाला और क्या जवाब देना चाहिए, ये करना चाहिए, पता नहीं सारी समस्याओं का हल था। एकदम गुस्से में बोलते थे। लग रहा था कि अभी इनको पावर मिले तो अभी 1 मिनट में इंडिया के सारे हालत ठीक कर लेंगे, न चाइना रहेगा, न पाकिस्तान रहेगा, न कोई रहेगा। और गुस्सा बहुत आता था इनको, वो सब खत्म हो गया। राजा बनने मतलब मृदुभाषी होना चाहिए। वो बिल्कुल अपने आप को उसमें मनुस्मृति की तरफ ढाल लिया उन्होंने। तो 14 पॉइंट में से जो मोदी साहब को जो मिला, आप लोग देखोगे कितने पॉइंट मिले। ठीक है कि राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए, शस्त्र विद्या ज्ञान बहुत होना चाहिए। तो इसमें कोई भरोसा करेगा नहीं करेगा कुछ पता नहीं। मोदी जी क्या कह रहे हैं, पहले मोदी जी के मुंह से सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, इसको जरा सुनिए। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने BA कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने MA कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं हो गया, यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है। लोग इनके डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं और सरकार इनकी है, तो जो इनको वोटर जो इनका नहीं है, मोदी जी का वोटर नहीं है, जो इनकी बातों से सहमत नहीं, वो तो कहेंगे कि भाई ये डिग्री नकली है, क्या है नहीं है, अलग तरह की बातें आएगी। और सोशल मीडिया है, लोग अफवाह भी उठाते हैं। लेकिन इनकी जांच कौन करेगा? आपको भरोसा कैसे होगा? ये सरकार की जांच पे भरोसा होगा नहीं। उन्होंने डिग्री दिखा दिया और जब दूसरी सरकार आएगी वो जांच करेगी। ठीक है, मोदी जी के जाने के बाद डिग्री की जांच हो जाएगी, दूसरा सरकार आया जांच किया, तो उस पर जो मोदी जी के फॉलोअर है वो भरोसा नहीं करेंगे। तो इस पे 2 तरह के मतभेद रहेगा, 70-30 का रहेगा। 70% को है कि भरोसा नहीं है, 30% को भरोसा है। तो इस पे तो नहीं हो पाएगा। तो मोदी जी ने अब तक जो कहा है उस पर विश्वास करना है। रही पढ़े लिखे की बात, तो कोई भी अगर पढ़े लिखे नहीं होगा तो देख के भी नहीं बोल पाएगा। चाहे इंग्लिश के शब्द हो चाहे हिंदी के शब्द हो, बोल तो रहे हैं, भाषण देते हैं, इतना बढ़िया प्यारा प्यारा मृदुभाषी भाषण टेलीप्रॉम्प्टर में देख के ही बोलते हैं, बोलते तो है। और लिखा हुआ भाषण इसलिए देख के बोलना पड़ता है कि कहीं मुंह से गलत न निकल जाए। राजा है तो राजा के मुंह से गलत निकल गया तो हो गया फिर। तो पढ़ाई लिखाई पे मुझे शक नहीं लगता, पढ़े लिखे हैं। डिग्री अब MA और BA है कि नहीं उसकी पता नहीं। इन 14 पॉइंट के बाद राजा के बारे में लिखा है कि मनु ने राजा की दिनचर्या का भी वर्णन किया है कि राजा का काम क्या है। संपूर्ण दिन को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित किए हैं। राजा को स्नान एवं ध्यान के बाद ही न्याय का कार्य करना चाहिए। एकदम सुबह उठ के नहा धो के काम करना चाहिए। वो करते हैं, बिल्कुल नहा धो के तैयार रहते हैं हमेशा। राजकीय कार्यों के संबंध में अपने मंत्रियों के साथ तथा विदेश मामलों के अपने गुप्तचरों एवं राजदूतों के साथ परामर्श नियमित रूप से करता रहना चाहिए। तो ये कर ही रहे होंगे। जासूसी की खबर तो उनके पास आती रहती है, गुप्तचर और पेगासस अगर है सही में तो उनको पूरा पता होगा कि कौन क्या कर रहा है। मेरे ऊपर भी नजर रखे हुए होंगे। मनुस्मृति में राजा के गतिशील जीवन की चर्चा की गई है। इसमें राजा को सदैव सजग और सावधान रहने की
आशा की जाती है। तो बिल्कुल सजग और सावधान है, उनको हमेशा जगे रहते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं क्या करना है, कौन मेरे खिलाफ कर रहा है, और तुरंत पता चलता है। तो उसमें तो सजग है, वो राजा वाला पूरा गुण है। युद्ध एवं संकट के समय में राजा के कार्य, ये बताया गया इसमें। मनु स्मृति में युद्ध के समय राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि युद्ध के समय राजा को भयभीत नहीं होना चाहिए और पूरी तैयारी और मनोबल के साथ शत्रु का संहार करना चाहिए। राजा का धर्म है कि वह शत्रु का संहार कर मातृभूमि की रक्षा करे। मनुस्मृति में स्पष्ट किया गया है कि शांति के समय प्रजा का धान्य का 6/8वां भाग प्राप्त करे। अगर शांति है, कोई देश में ऐसा स्थिति नहीं है कि युद्ध हो रहा है, तो उस समय उनसे कर लेने के लिए कहा है 6 से 8वां। जितना आदमी कमाता है 6 से 8वां कितना हो गया? 15% हो गया। अगर 6% दिया तो 16 में 16% हो गया, 8वां हो गया तो करीब 12-13% हो गया। कर लेने चाहिए, परंतु युद्ध के समय वह 4था भाग भी प्राप्त कर सकता है, यानी 25% टैक्स। लेकिन हमारा तो यहाँ 33% है। जिसको ज़्यादा सैलरी है उसको 33% हो जाता है, 30% टैक्स प्लस सेस उस मिला के। तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही टैक्स है, वो नॉर्मल पहले ही से बना हुआ है। एक इसमें जो दिया गया है ना लड़कियों के बारे में, जिस पर भी बहस होती है और बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो राजा के साथ काम करने वाले लोग हैं, राजा नहीं बोल रहे, राजा तो चुप है अभी, राजा के साथ काम करने वाले लोग हैं, चाहे जो अभी दूसरा राजा बनने के फिराक में है, जो मृदुभाषी भी नहीं है और जो इसको गुस्सा भी आता है। वैसे 2013 से पहले जैसे मोदी जी साहब को आता था मुख्यमंत्री थे तब, अभी कुछ मुख्यमंत्री है वो मृदुभाषी भी नहीं है, वो जनता के साथ मतभेद और नफरत अभी ये फैला रहे हैं। बाद में वो राजा बनने के लाइन में है और भक्त उसको राजा बनाना चाहते हैं। तो उनके मुंह से कई बार सुना है कि एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए, शादी के बाद पति उसका संरक्षण होना चाहिए, पति के मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। ये मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखी गई है। तो ये महिलाओं के खिलाफ है मनुस्मृति, आज के महिलाओं के आजादी के खिलाफ है, 148वें श्लोक में लिखा गया है। तो ये एक मतभेद है जिस पे लोगों को होता है कि क्या कर रहे हैं, और ये लागू करने की कोशिश हो रही है। कई जगह से ये बात आती है, लोग बोलना चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं, तो ये हो नहीं रहा है। मनुस्मृति में कुछ अच्छे चीज भी है। अब आप लोग कहते हैं ना मनुस्मृति, और बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दिया, तो लिखता है उस समय लोग बड़ा सोच समझ के लिखता है, उसमें सुधार भी होता है। लेकिन अब स्मृति लिख दिया तो इसमें कैसे सुधार होगा? धर्म ग्रंथ बना दिया लोगों ने तो सुधार नहीं किया। इसमें कुछ अच्छे चीज भी लिखे गए थे, इसको जरा जानना जरूरी है। आप लोग ध्यान देना। मनु स्मृति में व्यक्तिगत चित्त शुद्धि से लेकर पूरी समाज व्यवस्था तक के कई ऐसी सुंदर बातें लिखी है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। जन्म के आधार पर जाति और वर्ण की व्यवस्था पर सबसे पहले चोट मनुस्मृति में की गई है। तो इसमें अगर ये बात सच है, हमने मनुस्मृति का क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन यहां जो लिखा हुआ है उसमें श्लोक नंबर 12-109, 12-114, 9-335, 10-65, 2/103, 2/155 से 158, 2/168, 2/148, 2/28। इन श्लोकों में कहा गया है कि सबके लिए शिक्षा, और सबके शिक्षा ग्रहण के बाद भी इसमें कहा गया है, यानी किसी के भेदभाव नहीं, सबके लिए शिक्षा समान रूप से इन श्लोकों में कहा गया मनुस्मृति में। श्लोक 2/198 से 215 में स्त्रियों की पूजा करने अर्थात उन्हें अधिकाधिक सम्मान देने, उन्हें कभी शोक न देने, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखने और संपत्ति का विशेष अधिकार देने जैसी बात भी की गई है। मनुस्मृति में यह भी है कि महिला को कभी दुख नहीं देना, उनकी पूजा करना है, उनको कभी शोक संतप्त में नहीं पड़ने देना, वो गाली नहीं देना है, और उनको संपत्तियों में भी अधिकार देना है। ये लिखा है मनुस्मृति में। श्लोक नंबर 3/56 से 62 में और 9/192 से 200 में राजा से कहा गया है कि वह प्रजा से जबरदस्ती कुछ न कराए। जबरदस्ती कुछ अपना विचार प्रजा के ऊपर नहीं थोपना है, श्लोक में कहा गया है।
8/168 में कहा है, यह भी कहा गया है कि प्रजा को हमेशा निर्भयता महसूस होनी चाहिए, मतलब राजा से डर महसूस नहीं होना चाहिए। डरा हुआ प्रजा, राजा से डरा हुआ प्रजा आदमी देश का विकास नहीं होगा, मनुस्मृति कहता है। तो प्रजा को हमेशा डरना नहीं चाहिए राजा से, और डर के माहौल में नहीं रखना है अपने प्रजा को। सबके प्रति अहिंसा की बात की गई है 4 नंबर 164 में, श्लोक नंबर। ये हम लाइन आपको ये पूरा का पूरा यहाँ लगा दे रहा हूँ काट के, इसको आप देखना। ये श्लोक पढ़ लेना, कहाँ पे है मुझे नहीं पता। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ प्रजा को डराया जा रहा है। डराने वाला कौन है आपको पता ही है, किससे लोग डर रहे हैं और डराया जा रहा है। मनुस्मृति में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात उसका अर्थ समझाया है कि जन्म से तो सभी मनुष्य शूद्र के रूप में ही पैदा होते हैं। जो आज कहता है ना कि शूद्र है हम, सवर्ण है हम, ब्राह्मण, अब क्षत्रिय और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं, बाद में योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र बनता है। जन्म लेने के बाद आपने क्या योग्यता हासिल किया, आपने कितनी पढ़ाई की, उसके आधार पे आप क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र बनते हैं। मनु की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण की संतान यदि अयोग्य है तो वह अपनी योग्यता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी शूद्र बन सकती है। अगर ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा नहीं है और ढंग से काम नहीं किया तो वो शूद्र बनना है, उसको शूद्र बन के रहना होगा, उसको शूद्र बन सकते हैं। लेकिन आज इसको बिगाड़ दिया, रूप को बिगाड़ दिया लोगों ने, जन्म से ही ब्राह्मण का कर दिया तो रूप बिगड़ा। मनुस्मृति के कुछ बातों को लोग अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं तोड़ मरोड़ के। ऐसे ही चतुर्थ श्रेणी अथवा शूद्र की संतान योग्यता के आधार पर प्रथम श्रेणी अथवा ब्राह्मण बन सकता है। अगर शूद्र पढ़ा लिखा है, विद्वान है, तो वो ब्राह्मण बन सकता है। जैसे बहुत सारे बने देश में, बहुत सारे लोग थे, लेकिन लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ब्राह्मणों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैसे इतना पढ़ लिया, आगे कैसे बढ़ गया, हम उसकी बात कैसे मानेंगे। तो ये सब है, कुछ इंपॉर्टेंट बात ये राजा पे मैंने बात करी थी। बाकी आप सबको देखना है कि कितना मैच करता है। क्या मोदी साहब मनुस्मृति लागू कर रहे हैं? अभी 50-50 है मेरे हिसाब से, और वो भी प्रेशर से, पीछे से प्रेशर आ रहा है। और जो कहने वाले लोग हैं उन्होंने मनुस्मृति ठीक से नहीं पढ़ा है। अगर वो ठीक से पढ़ ले तो सबसे पहले तो जाति धर्म ही खत्म हो जाए, जाति रहे नहीं, भेदभाव ही नहीं रहे। जो इंसान पढ़ लिख लिया वो आगे बढ़ गया, वो ब्राह्मण बन गया देश में। उस हिसाब से तो बहुत सारे लोग ब्राह्मण हो गए, बहुत सारे लोग ब्राह्मण हो गए। जो कम पढ़े लिखे हैं वही ब्राह्मण नहीं, बाकी सब ब्राह्मण हो गए। लेकिन कोई मानेगा नहीं, मानेगा उसको तो जाति के आधार पर जैसे ही टाइटल देखता है उसको शूद्र समझ के दूर कर देता है, उससे भेदभाव करता है। और ये सारे वही लोग करते हैं जो अनपढ़ है, जिन्होंने कभी मनुस्मृति पढ़ा नहीं। मैं मनुस्मृति की वकालत नहीं कर रहा हूं, लोगों ने इसका गलत उपयोग कर रहे हैं और कहीं से भी धर्म से अच्छी बात नहीं लेते हैं, वहां से गलत बातों को निकाल के जिसमें अपना फायदा होता है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे भेदभाव होता है और किसी भी देश का विकास रुकता है। तो अगर किसी को कुछ भी लागू करना है तो उसके अच्छे विचारों को लागू करिए, और सबके साथ राजा का जो गुण है कि सब जनता की बिल्कुल समान रूप से सूरज की तरह प्रकाश डालना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, किसी की आरक्षण नहीं खत्म करनी है। अगर आरक्षण खत्म कर दिया तो उसके लिए व्यवस्था करना था कि कहाँ पढ़ेगा, किस स्कूल में पढ़ेगा, वो कहाँ नौकरी करेगा, पढ़ा लिखा है तो उसको समान नौकरी की व्यवस्था। ये सब राजा का कर्तव्य होता है, जो नहीं हुआ है। इस हिसाब से हमारा राजा मनुस्मृति में पहुंचा जा रहा है, प्रजातंत्र छोड़ के राजा की तरफ बढ़ रहा है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।